इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और आज हम ओम्स लॉ, वीआई ग्राफ, रेजिस्टेंस और रियोस्टेट इनके बारे में समझेंगे। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट कराया था उसमें बताया था कंडक्टर, इंसुलेटर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट, इतने टॉपिक्स को कवर किया था। और फर्स्ट लेक्चर को देख लेना, तभी ये सारी चीज़ें जो हम आज बताने वाले हैं वो क्लियर होगी। आज हम ओम्स लॉ में बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का यूज कैसे किया जाता है। अब इसका डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन में बोला है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड पॉइंट्स इन अ कंडक्टिंग बॉडी और ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। ये तो अंग्रेजी हो गई इसकी, लेकिन मीनिंग क्या है एक्चुअल में वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इसका मैं मीनिंग बताऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड पॉइंट। देखो ये टर्म जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो अप्लाइड अक्रॉस द एंड पॉइंट जरूर आएगा, या फिर आ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के बीच में ही लगेगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे वर्क होगा, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को या करंट को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ता है। उसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? वर्क डन है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में या फिर चार्ज को मूव कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है उसी को बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? जो चार्ज को फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा आएगा। पावर हाउस से वोल्टेज का मतलब ज़्यादा वर्क किया जा रहा होगा तो घरों में ज़्यादा करंट पास कर रहा होगा। घरों में देखा नहीं है, कभी कभी लोग बोल देते हैं कि अरे वोल्टेज आ रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बंद कर दो, अब ये फैन बंद कर दो, अब ये एलईडी बल्ब बंद कर दो, अब ये टीवी बंद कर दो, जब वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि करंट तेज़ी से फ्लो कर रहा है। और जब करंट तेज़ी से फ्लो करेगा तो ऐसा हो सकता है कि जो डिवाइस उससे कनेक्ट है वो उसको एक्यूमुलेट ना कर पाए, बैलेंस ना कर पाए, कंट्रोल ना कर पाए और फ्यूज हो जाए, है ना। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे सामने से वाटर आ रहा है बहुत तेज़ी से और एक पर्सन खड़ा हुआ है, और पर्सन अगर खड़ा हुआ है तो शायद जो सामने से हाई स्पीड में वाटर आ रहा होगा वो पर्सन उस वाटर को कंट्रोल ना कर पाए और फॉल कर जाए। एक हैवी ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर सामने की तरफ से फ्लो करता हुआ हाईली स्पीड से आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट हो जाए। समझ में आ रही होगी। जितना स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई भी फ्लोइंग ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसी टाइप से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। तो जितना वोल्टेज यानी जितना ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे उतना करंट ज़्यादा आ रहा होगा। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज करता है। लेकिन ये तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि ज़्यादा वर्क करेंगे तो ज़्यादा चीज़ फ्लो करेगी, कम वर्क करेंगे तो चीज़ें कम फ्लो करेंगी, यानी चार्ज कम फ्लो करेगा। मुझे ये बात कांस्टेंट टेम्परेचर की समझ में नहीं आई, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखते हैं। उसका एक जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से है, जिसको हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे, जिसको जूल्स लॉ बोलते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखा होगा कि काफ़ी टाइम तक मोबाइल चलाते जा रहे हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो हैंग करने लगता है, और हैंग करने लगता है साथ में वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हीटेड हो जाता है। और जब हीटेड हो जाता है तो फिर उसमें करंट फ्लो नहीं करता। मुझे कैसे पता चला करंट फ्लो नहीं करता? उसका मेन रीज़न है कि अगर जैसे जैसे कॉन्टीन्यूसली वो हैंग करता जाएगा, उसके अंदर जो डिवाइसेस हैं, उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे, ऐप जो हैं वो रनिंग करना बंद कर देंगे, सारे जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, हैंग करने लग जाता है, रुक जाता है मोबाइल वहीं पे। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा पॉइंट
कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक चलाते रहो, अप्लायंस को बहुत देर तक चलाते रहो, तो ऐसा हो जाता है वो हीटेड हो जाती है। तो फिर घर में भी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बहुत देर तक ये टीवी चला ली, बहुत देर तक ये इलेक्ट्रिक आयरन चला लिया, बहुत देर तक ये वॉशिंग मशीन है उसको चला दिया, बहुत देर तक कूलर चला लिया, अब इसको बंद कर दो, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के फ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी देखा होगा कि वोल्टेज ज़्यादा आ गए तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो वायर ही फ्यूज हो गया। वायर क्यों फ्यूज हो गया? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हीटेड हो जाता है। तो टेम्परेचर को हमें फिक्स रखना है। अगर हीटेड ही हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्यूज ही हो जाएगा, तो करंट ही पास नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो वोल्टेज और करंट में हम रिलेशन का क्या करेंगे फिर? तो टेम्परेचर को पहले तो कांस्टेंट करो। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को फ्यूज मत होने दो। अगर फ्यूज ही हो जाएगा तो उसका हम वर्किंग प्रोसेस कैसे चेक करेंगे? हम ये कैसे चेक करेंगे कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन कैसा आया? करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट ही फ्लो करना बंद कर देगा। बात समझ में आ रही होगी। तो टेम्परेचर है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिस कांस्टेंट को हम R बोलते हैं। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा। तो R इज इक्वल टू आ जाता है V अपॉन I। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बहुत पूछ ली जाती है और रेजिस्टेंस के लिए बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि एक घड़ी लेके आए हैं वो वाटर रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस का मीनिंग नहीं जानते होंगे। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ से पहले तो एक डेफिनेशन रेजिस्टेंस की बना सकते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वाइज मैं डेफिनेशन रेजिस्टेंस की बता रहा हूँ। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट फ्लो कर रहा है और बाय चांस ऐसा होता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गए। वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो उस सिस्टम में करंट भी ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो सिस्टम फ्यूज हो जाता है ना, बाय चांस। अब ये कम होने लगा है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि अब जो डिवाइसेस हैं उसमें रेजिस्टेंस की जगह रियोस्टेट लगने लगा है, जिसको बोलते हैं कि अब डिवाइस ऑटोमेटिक हो गई कि अपने आप ये वोल्टेज को कम कर लेती है, अपने आप ये वोल्टेज को ज़्यादा कर लेती है। जैसे घरों में देखा होगा, पहले स्टेबलाइजर लगा होता था, स्टेबलाइजर से एक रेड लाइट जल जाती थी, बोल देते कि अब टीवी बंद हो गई है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो गए। उसके बाद वो रोटेटर का यूज़ करके घुमा देते थे फिर स्टेबलाइजर को, फिर टीवी चालू हो जाती थी। पहले इसका मतलब क्या करते थे? वोल्टेज अगर कम आया तो वोल्टेज को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस लगा है, रजिस्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है पहले तो ये समझो, उसके बाद टीवी की बात करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लोइंग रेट को अपोज करना। इट इज़ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो डिवाइस, वो मटेरियल जो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में करंट के फ्लो को रिड्यूस कर देता है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमें हाईवे से निकलना है और हाईवे पे चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी है और केवल इतना स्पेस है कि केवल एक जो कार है या एक जो व्हीकल है बड़ा सा, वो निकल सकता है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि पीछे बहुत सारा जाम लग गया है, बहुत सारा जाम लग गया है, लेकिन एक एक करके सारी व्हीकल्स निकलती चली जाएंगी। तो हुआ क्या कि व्हीकल्स के जो फ्लोइंग रेट था, जितनी स्पीड से व्हीकल जा रहे थे हाईवे पे, उसकी स्पीड कुछ कम हो गई। पहले सारे व्हीकल्स एक साथ निकलते चले जा रहे थे, अब क्या है, एक बार में एक ही व्हीकल क्रॉस करेगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट साइड में बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो बैरिकेडिंग की सेम तरह वर्क करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, करंट के फ्लो को रिड्यूस कर देता है, जैसे वहां पे व्हीकल के फ्लो को रिड्यूस कर देता है हाईवे पे। समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस कभी भी करंट को रोकता नहीं है, बस फ्लो को रिड्यूस करता है, फ्लो को कम कर देता है। जैसे करंट अभी सपोज किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो वो करंट की स्पीड को डाउन कर देगा 5 मीटर पर सेकंड। कोई भी डिवाइस हो, हर डिवाइस में रेजिस्टेंस लगा होता है।
रेजिस्टेंस डिवाइस की प्रोटेक्शन करता है, रेजिस्टेंस डिवाइस को डैमेज नहीं होने देता, ठीक है, रेजिस्टेंस डिवाइस को फ्यूज नहीं होने देता, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस का वर्क हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, रेजिस्टेंस इज अ कैरेक्टर, रेजिस्टेंस इज अ कैरेक्टर ऑफ metallic object that opposes the flow of इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस के क्या करेगा, किसी भी करंट के फ्लो को रिड्यूस कर देता है। रेजिस्टेंस से ही मिलता जुलता एक टर्म आता है रियोस्टेट, अभी मैंने बताया था रियोस्टेट को बोलते हैं ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट फंक्शनिंग कैसे करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज घर में ज़्यादा आ गए तो वो वोल्टेज को कट कर देता है, और कभी वोल्टेज कम आ गए तो वो अपने वोल्टेज को या डिवाइस के वोल्टेज को बढ़ा देता है। ऐसी डिवाइस जो ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग करती है, कभी कभी सुना होगा घर में कि टीवी चल रही थी तो टीवी में कट कट की आवाज़ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वोल्टेज अगर बाय चांस कम होंगे तो अब वोल्टेज स्टेबलाइजर ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। स्टेबलाइजर में रियोस्टेट लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहे थे तो रियोस्टेट ने अपनी तरफ से कम कर दिए, तो जिससे वोल्टेज डाउन हो गए। देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, करंट के फ्लो को रिड्यूस कर देता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा दिया होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम लगा दिया होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। जब बाई चांस जब वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा वर्क करने लगता है क्योंकि उसे वोल्टेज को कम करना होता है, और बाई चांस अगर रेजिस्टेंस कम लगा दिया है तो इसका मतलब करंट पहले से ही कम फ्लो कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस कम लगाया गया है, ठीक है। रियोस्टेट क्या करता है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा आ रही है तो उसको कम करेगा, कम आ रही है तो उसको ज़्यादा करेगा। इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है उसमें भी यही सेम वर्क होता है। जो प्रेस होती है वो अपने आप ही कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें पहले से सेट कर दिया जाता है, उसमें सेट कर दिया जाता है कि इतना हमें वोल्टेज चाहिए, है ना। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। जिस टाइप का क्लॉथ है, कोई वुलन क्लॉथ है ना, कोई कॉटन का क्लॉथ है, जिस टाइप का क्लॉथ है वैसा सेट कर देते हैं हम। सेट करने का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हमें कोई ऐसा क्लॉथ है जिसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है करंट की, अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है करंट की तो जो रेजिस्टेंस है वो उसमें ज़्यादा लग गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा लग गया, करंट कम फ्लो करेगा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का मतलब समझ रहे हो, ऑटोमेटिक कर देता है वो डिवाइस को। तो ये तो रियोस्टेट की बात हो गई। रियोस्टेट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच फंक्शनिंग इन अ कंडक्टिंग बॉडी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो रियोस्टेट रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, बस रेजिस्टेंस को फिक्स रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बोला कि रेजिस्टेंस किसी भी सिस्टम में हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि किसी भी डिवाइस को जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस पहले से लगा होता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन बन के आती है तो उसमें रेजिस्टेंस पहले से लगा होता है। फैन जब बन के आता है उसमें रेजिस्टेंस पहले से लगा होता है। बल्ब बन के आता है उसमें रेजिस्टेंस पहले से लगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, वोल्टेज और करंट चेंज होते रहते हैं। वोल्टेज और करंट चेंज डिपेंड करते हैं पावर हाउस पे। पावर हाउस से जितना वोल्टेज आ रहा है, पावर हाउस से जितना वर्क किया जा रहा है, उतना ही करंट पास करेगा, ठीक है। और रियोस्टेट रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वेरिएट करता है, चेंज करता है जैसा डिवाइस का रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब हम एक और पॉइंट की बात करेंगे, वीआई ग्राफ की। ओम्स लॉ से कनेक्ट करता हुआ नेक्स्ट टॉपिक है वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ, ओम्स लॉ में भी दो ही टर्म आए थे, वोल्टेज और करंट, और इसमें भी दो ही टर्म है, वोल्टेज और करंट ग्राफ। अच्छा, वोल्टेज और करंट में करंट को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, ठीक है। करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर होता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। करंट को एक्स एक्सिस पे इसलिए लिया जाता है क्योंकि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, और वोल्टेज को बाई एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, उसको बेस लाइन पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया जाता है।
हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट समझो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज किया कि करंट आ रहा था किसी भी डिवाइस में 10 एम्पियर का, तो वोल्टेज हो सकता है कि शायद 15 वोल्ट्स हो। किसी भी डिवाइस में अगर करंट आ रहा था 20 एम्पियर का, तो वोल्टेज ऐसा हो सकता है कि 30 वोल्ट्स हो। अगर करंट आ रहा था किसी भी डिवाइस में 30 एम्पियर का, तो ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज 45 वोल्ट्स हो। अगर करंट आ रहा होगा किसी भी डिवाइस में 40 एम्पियर का, तो ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज 60 वोल्ट हो। परेशान मत होना कि मैंने ये 10 तो 15, 10 के ये टेबल में ले लिया, ये 15 के टेबल में लिया, क्यों लिया उसका मैं रीजन बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस के इक्वल क्या है, V अपॉन आई, यानी वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आना चाहिए रेशियो। देख लेते हैं V अपॉन आई, 15 अपॉन 10 कितना आ गया, 3/2 है ना, 5 3 जा 5 2 जा। ऐसे ही इसको कर लो 30/20, ये भी कितना आएगा, 3/2। ऐसे इसको कर लो 45 अपॉन 30, 15 से कट कर दो, 15 3 जा 15 2 जा। ऐसे ही लास्ट वाले को 60 अपॉन 40, 20 से कट कर दो, 3/2। तो ओवरऑल बात समझ में आ रही होगी, V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। एक और मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, अगर हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वेरीफाइड होगा, या फिर ओम्स लॉ अगर वेरीफाइड है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये 10 एम्पियर लिया, तो इसको मैंने बना लिया 10, समझाने के लिए है, इसके मैं और भी मेथड बताऊंगा। अभी 2 मेथड बताएंगे, दोनों में से जो ठीक लगे उसको अप्लाई कर सकते हो। 30 और ये 45 और ये 60। मैंने ये एक ऑर्डर में क्यों लिया, इसका रीजन समझ गए होगे। एक्स एक्सिस में अगर 10 चलना है तो बाई में 15 जाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस करंट एक्सिस है और बाई एक्सिस वोल्टेज एक्सिस है। एक्स में अगर 10 जाना है तो बाई में 15 जाना होगा, पॉइंट ये आ जाएगा। अगर एक्स में 20 जाना है तो बाई में 30 जाना पड़ेगा। अगर एक्स में 30 जाना है तो बाई में 45 जाना पड़ेगा, है ना। जैसे कार्टेशियन प्लेन में होता है, एक्स बाई प्लेन में होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा 9th क्लास में। 10th क्लास में तो अभी पढ़ा नहीं होगा, 10th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत डिटेल में है वो। एक्स एक्सिस में 40 पे जाना है और बाई में 60 पे जाना है, तो हमें 4 पॉइंट मिल गए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो इन 4 पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो वीआई ग्राफ में जो लाइन आती है, वीआई ग्राफ में ग्राफ, या इसको हम लिख सकते हैं वीआई ग्राफ फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन which is passing through origin। यानी ये एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करती जा रही है और स्ट्रेट लाइन है। ऐसा ही केस अगर याद हो 9th क्लास में मोशन वाले चैप्टर में, जब भी यूनिफॉर्म मोशन का केस किया था, यूनिफॉर्म स्पीड का केस किया था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस किया था, तो उसमें भी एक स्ट्रेट लाइन आई थी। यानी स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आई थी यूनिफॉर्म वाले केस में। तो ये तो एक मेथड हो गया। अब मैं सेकंड मेथड और बताऊंगा इसका। ठीक है, जो सेकंड मेथड होगा वो थोड़ा 11th क्लास का होगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये मेथड थोड़ा सिंपल है, 9th और 10th पे बेस्ड है। और एक इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। V इज इक्वल टू आर आई मैंने लिख लिया, ये इक्वेशन ओम्स लॉ में निकाली थी। V इज इक्वल टू आर आई को मैंने कंपेयर करा लिया बाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म से। ठीक है, देख के परेशान मत होना, ये फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है। जब भी बाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म होता है तो लाइन स्ट्रेट आती है और ओरिजिन से पास करती है। ये 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। एम क्या है, कांस्टेंट है। बाई का मतलब बाई एक्सिस से है और एक्स का मतलब एक्स एक्सिस से है। देखो बाई का मतलब बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस पे ही क्या है, वोल्टेज एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब जानते ही हो, और एक्स एक्सिस पे ही देखो करंट एक्सिस आगे। एम यहाँ पे भी स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ढलान होता है, और यहाँ पे भी एम यानी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि हर प्लेस पे वैल्यू कांस्टेंट आ रही है।
हाँ, अब थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा। और देखो, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। मैंने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और टिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर पढ़ा दिया, उसको देख लेना, क्योंकि ये 10th क्लास का ही टॉपिक है। टेन थीटा, टेन थीटा के लिए मैंने बता दिया, उसको देख लेना। और टेन थीटा का मतलब सब बच्चे जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये टफ पार्ट मैंने ले लिया है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये स्लोप है। अब ये जो स्लोप है वो किससे बना होगा? परपेंडिकुलर से बना होगा अगर, और बेस से बना होगा। अगर बाई चांस ये परपेंडिकुलर थोड़ा कम हो जाए तो ये स्लोप भी चेंज हो जाएगा। अगर बाई चांस ये स्लोप है, अगर इसका हम बेस थोड़ा कम कर दें तो जो स्लोप होगा वो और ज़्यादा डाउनफॉल कर जाएगा, है ना। और थोड़ा ये जो बेस है छोटा कर दो तो और ज़्यादा डाउनफॉल कर जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा जो टेन थीटा है वो किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर और बेस। अब इसको मैंने ज्वाइंट किया, देखो अभी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे जा रहा है और करंट यहाँ पे जा रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा भी कम कर दें तो यहाँ से क्या होगा? ये वोल्टेज भी कम हो जाएगा और करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का मतलब क्या है? स्लोप, है ना। तो रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और बाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। V इज इक्वल टू आर आई का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, वोल्टेज है वो बाई एक्सेस आ गई, मतलब वोल्टेज बाई एक्सेस पे होना चाहिए, इससे भी पता कर सकते हैं ग्राफ को। और करंट एक्स एक्सेस पे होना चाहिए। M कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। M स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो रेजिस्टेंस के लिए ये स्लोप वाली लाइन हो गई, इस पे हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है। अगर किसी को डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है तो हमें केवल देखना पड़ेगा क्या बाई इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है। तो बाई इज इक्वल टू अगर एम एक्स का फॉर्म सेटिस्फाई करेगा तो स्ट्रेट लाइन होगी और ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। ये बाई इज इक्वल टू एम एक्स से भी शो किया जा सकता है। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। टेन थीटा का मतलब स्लोप होता है, एक्चुअल में टेन थीटा का ही मतलब स्लोप होता है और टेन थीटा एम के इक्वल होता है। अगर इसको नहीं समझना है तो केवल इतना समझो, एम का मतलब स्लोप होता है। वैसे टेन थीटा का मतलब स्लोप होता है, अभी समझना है एम का मतलब स्लोप होता है और स्लोप का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से एक ढलान बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से पास करेगी। तो वी आई ग्राफ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन आती है, ओरिजिन से पास करती है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V अपॉन आई ग्राफ कांस्टेंट होगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चारों ही टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पोजीशन पे ये वी आई ग्राफ इंपॉर्टेंट है। रियोस्टेट का हमें नॉलेज होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आज की क्लास हम यहीं पे रख छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वेरिफिकेशन लेके आएंगे हम ओम्स लॉ का, ठीक है। उसके लिए डायग्राम का यूज करेंगे और डायग्राम से हम बताएंगे कि रियोस्टेट का यूज करते हुए ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।